हेलो एवरीवन, दिस इज मी तनीश एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम एक न्यू टॉपिक करने वाले हैं। क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। वैसे मैं इससे पहले वाली वीडियो में आपको रेजिस्टेंस के बारे में बता चुकी हूँ, लेकिन अब हम एक टॉपिक जो है वो रेजिस्टेंस से रिलेटेड करने वाले हैं, इसीलिए हम एक बार फिर से रेजिस्टेंस को समझेंगे। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं कि फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर जो हमारा रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा। किन फैक्टर्स पे हम देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, और अगर हम उस फैक्टर को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है या घट रहा है, ये चीज़ आज हम देखने वाले हैं। सो गाइस, बिना देरी करे हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर गाइस आपको मेरी ये नॉलेज बहुत अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड लाइक द हिट बटन। सो गाइस, अब देखिए आप रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस को मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है? स्टॉप करना, यानी एक तरह से विरुद्ध, उसको अपोज करती है। क्या करती है? उसको अपोज। रेजिस्टेंस एक हमारी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जो हमारा फ्लो ऑफ चार्जेस को अपोज करती है, यानी फ्लो ऑफ चार्जेस को रोकती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हमारी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जो हमारे फ्लो ऑफ चार्जेस को इन अ कंडक्टर अपोज करती है, स्टॉप करती है, रोकती है। एक्चुअली में हम ये नहीं कहेंगे कि स्टॉप करती है, वो ना सिर्फ हमारे करंट को फ्लो होने से रोक सकती है, लेकिन अगर हमारा इस तरफ से हमारा अगर 1 एम्पियर का करंट आ रहा है तो वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये जो हमारा रेजिस्टेंस लगा है इसने 1/2 एम्पियर का करंट अपने पास रख लिया। इस एंड, अगर इस एंड से हमारा 1 एम्पियर का करंट आ रहा है तो इस एंड से भी हमारा 1 एम्पियर का करंट निकलेगा। रेजिस्टेंस का काम क्या था कि बस उस जो हमारा करंट है उसके रास्ते में एक अजीब सा थोड़ी रुकावट को लाना, बस। इससे ज़्यादा हमारे रेजिस्टेंस का काम नहीं था। ठीक है, तो यही होता है हमारा रेजिस्टेंस, जो कि हमारे फ्लो ऑफ चार्जेस को अपोज करता है। फ्लो ऑफ चार्जेस किसे कहते हैं? हम करंट को। फ्लो ऑफ चार्जेस इन यूनिट टाइम हम किसको कहते हैं? करंट को। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो करंट को फ्लो होने से रोकता है। सो गाइज, ये थी हमारी रेजिस्टेंस की डेफिनेशन। अब हम अपना रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो निकालेंगे। मैंने इससे पहली वाली वीडियो में आपको ओम्स लॉ के बारे में बताया था। ठीक है, ओम्स हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हम अपना एक लॉ दिया, जो कि हमारा लॉ था वो हमको बता रहा था कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। ठीक है, तो गाइज ये मैं आपको इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी। हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए R लगाया था, तो हम इसी फॉर्मूले से अपना किसको फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे? रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला गाइस हमारा निकलता है V अपॉन में I। सो रेजिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला क्या निकलता है गाइस? V अपॉन में I, जो कि हमारा जो V है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, I जो है हमारा यहाँ पर करंट है, और रेजिस्टेंस जो है हमारा वो R से डिनोट होता है। ठीक है गाइस, तो अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, जो कि गाइस हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था। ओम्स लॉ में हमारे जो एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज सिमोन ओम्स, उन्होंने अपना एक लॉ दिया हमको। ठीक है, उन्होंने अपना एक लॉ दिया, तो उन्होंने इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए खुद एक R को लगाया वहाँ पर रेजिस्टेंस का नाम देके। तो ये रेजिस्टेंस किसकी डिस्कवरी मानी गई गाइस? ओम्स जी की डिस्कवरी मानी गई। तो हमारी जो ज़्यादातर ऐसे यूनिट्स होते हैं ना वो साइंटिस्ट के नाम पर ही हो जाती है, इसीलिए जो हमारा रेजिस्टेंस है वो डिस्कवरी हमारे ओम जी के नाम की ओम जी ने की, तो उन्हीं के नाम पे हमने उसकी ऐसा यूनिट रख दी। क्या रख दी? ओम, जिसको हम एक ग्रीक लेटर इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है गाइस, आई थिंक आपको ये यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा रेजिस्टेंस का। गाइस एक ना आप ये देखिए कि जो रेजिस्टेंस है ना वो सिर्फ करंट को फ्लो होने से, करंट के रास्ते में ना मतलब एक रुकावट पैदा करता है, लेकिन करंट को ना वो अपने पास बचा कर नहीं रख लेता। करंट के पास ना यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास कोई ऐसे टंकी टाइप नहीं है कोई भी कि हमारे सिंटेक्स रखिए हमारे रेजिस्टेंस के पास कि उसने जो है हमारा यहाँ पर 1/2 एम्पियर का करंट बचा कर रख लिया। कभी भी रेजिस्टेंस सिर्फ करंट के रास्ते में रुकावट लाएगा, उसको बचा कर नहीं रखेगा। ठीक है, तो ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट माना जाएगा मेरे इस टॉपिक में, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं आगे चल के कि हमारा रेजिस्टेंस तो रोक रहा था करंट को जाने से, वो सिर्फ रोकने की कोशिश करता है, रोकता नहीं है अपने पास। ठीक है,
तो ये थी हमारी रेजिस्टेंस का टॉपिक, जिसमें आपको पता चल गया कि रेजिस्टेंस को हम किससे, उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम होती है। ओम को हम किससे डिनोट करते हैं, सिंबल आपको पता चल गया, ओम का सिंबल होता है ये, ठीक है। ओम का हमने फॉर्मूला निकाल लिया, ओम्स डी के लॉ से हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव किया, ठीक है ना। और हमको अगर हम इनकी जगह इनकी ऐसा यूनिट रख दें तो कैसे, रेजिस्टेंस की जगह हमने 1 ओम रख दिया, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह हमने 1 वोल्ट रख दिया, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट, ठीक है। करंट की जगह हमने 1 एम्पियर रख दिया, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होती है, एम्पियर, ठीक है गाइस। तो ये थी हमारी रेजिस्टेंस। अगर आपसे कोई पूछे कि आपको 1 ओम को डिफाइन करना है तो आप कैसे करोगे, आप करोगे जब हमारे 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में, जब हमारे 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो उस जो वायर का रेजिस्टेंस माना जाएगा वो माना जाएगा 1 ओम्स। एक बार मैं आप लोगों के लिए फिर से रिपीट कर देती हूँ कि हमारा 1 ओम्स का रेजिस्टेंस तब माना जाएगा जब हमारे एक कंडक्टिंग वायर में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा एंड उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा होगा, तो हम कहेंगे कि उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम्स होगा, ठीक है गाइस। तो ये है ना, आप छोटी छोटी डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं होती, बस वो है कि आप एक बार लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान में रख के अपना एग्जाम में बना के आइए। बाकी ये सब जितने भी छोटी छोटी लैंग्वेज हैं ये सारी इन फॉर्मूले से ड्राइव हुई होती है, ठीक है। तो गाइस हमने यहाँ तक पढ़ा कि रेजिस्टेंस होता क्या है। आई थिंक आपको ये रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। अब हमारा जो मेन टॉपिक था इस वीडियो का है वो है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे रेजिस्टेंस जो है हमारा डिपेंड करता है। तो गाइस हमारे 4 ऐसे फैक्टर हैं जिन पे जो हमारा रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। पहला फैक्टर हमारा क्या है, लेंथ ऑफ द वायर। क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, कि हमारे वायर की लेंथ कितनी है, ये हमारी हमको हमारे रेजिस्टेंस पर पूरा असर डालने वाली है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है गाइस, समथिंग आप समझो ये एक वायर है, इसको मैंने जूम कर लिया, ठीक है। ये जो है ना हमारा, ये डायामीटर, वायर का डायामीटर उसका क्रॉस सेक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्रॉस सेक्शन। नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर यानी अगर मैंने एक वायर अपनी ले ली आयरन की, एक वायर मैंने अपनी ले ली कॉपर की, ठीक है। अब आप इसमें से बताओ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन माना जाएगा। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है, इसमें से कॉपर है, ठीक है। कॉपर क्यों है ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। इसी वीडियो में आपको इस चीज़ का आंसर मिलेगा कि कॉपर क्यों है, ठीक है। जो कॉपर है ना, जो हमारे कॉपर ना ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करता है, लेकिन जो आयरन है ना, आयरन क्या होगा, आयरन हीट हो जाएगा, लेकिन कॉपर हीट नहीं होगा। ये भी हमारा एक रेजिस्टेंस से जुड़ा ही एक टॉपिक है ना। तो यही डिफरेंस होता है, जो हमारा आयरन है ना वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी ना खुद को हीट करने में यूज़ कर लेगा, जबकि जो कॉपर है वो बिल्कुल भी एनर्जी यूज़ नहीं करेगा अपने को हीट करने में। और सारा, अगर मैंने यहाँ से 5 एम्पियर का करंट दौड़ाया है ना, इसमें छोड़ा है, तो ये यहाँ पर 5 एम्पियर का ही मिलने वाला है मुझे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 5 एम्पियर का छोड़ूंगी तो यहाँ पे मुझे 3 एम्पियर का मिलेगा, क्योंकि 2 एम्पियर का जो इसने करंट है अपना खुद को हीट करने के लिए यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं। अभी मैं आप इन फैक्टर्स को थोड़ा डिटेल में भी आपको बताऊंगी। वैसे ये 4 फैक्टर्स हैं जो कि हमारे रेजिस्टेंस को बताते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस इस वक्त ज़्यादा होगा, इस वक्त कम होगा, इस वक्त हाफ होगा, इस वक्त डबल होगा। तो ये सारे फैक्टर जो है हमारे रेजिस्टेंस को बताते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा टेम्परेचर। मैंने अभी आपको बताया कि 5 एम्पियर का करंट यहाँ से जा रहा है और यहाँ पर 3 एम्पियर का ही पहुँच रहा है। 2 एम्पियर कहाँ गया भाई, कहाँ चला गया ये 2 एम्पियर कहाँ गया दोस्तों। ये जो आयरन है ना, इसने ना खुद को गर्म करने में ना 2 एम्पियर यूज़ कर लिया। तो यानी ये जो हमारा आयरन है, आयरन का यहाँ पर क्या हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है। यानी जहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा ना वहाँ पर रेजिस्टेंस ऑलरेडी हाई पाया जाएगा। बेशक से ये जो हमारा है, ये टॉपिक हमारा ज़्यादा डिटेल्स में नहीं दे रखा है एनसीईआरटी में, लेकिन जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होता जाएगा। ये थोड़ी आपकी बेसिक सी नॉलेज के लिए, क्योंकि हमको ज़्यादा डिटेल में गिवन नहीं है, तो हम
इन तीनों टॉपिक्स को ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेचर ऑफ द मटेरियल तो गाइस आपको पता चल ही गया है, इसको हम थोड़ा और डिटेल्स में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो गाइस, अब मैंने आपको 2 पॉइंट बताए कि जो हमारा लेंथ ऑफ द वायर है वो उससे भी हमारी जो रेजिस्टेंस की जो है पता चलेगा कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। तो हमारी एक इक्वेशन आती है, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द कंडक्टर। हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर। यानी अगर हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो अगर हमारी लेंथ इंक्रीज होगी तो हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, अगर हमारी लेंथ डिक्रीज होगी तो हमारा रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, ठीक है गाइस। प्रोपोर्शनैलिटी का ना साइन यही बताता है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी दोनों साथ बढ़ेंगे साथ घटेंगे, है ना। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो वो अगर सामने वाला बढ़ेगा तो ये वाला घटेगा। ये इन्वर्सली यानी अपोजिट हो जाता है। इन्वर्सली का मतलब ही क्या होता है, अपोजिट। तो ये था कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर। अगर देखो ये हमारी इतनी लेंथ है, ये हमारा क्या है, एक वायर है जिसको मैंने जूम कर दिया है, ठीक है। इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। देखो गाइस, अगर हमारे कोई भी कंडक्टर है ना, देखो अगर कोई भी कंडक्टर है उसे ये नहीं पता होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स को उसको कहाँ मूव करना है जब तक उसमें हम बैटरी वगैरह नहीं लगा देते। अगर कोई भी एल्यूमिनियम रोड रखी है ना हमारे आसपास, तो उसमें अभी इलेक्ट्रॉन्स ना एकदम लाइन में मूव नहीं कर रहे होंगे। जैसे ही उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, वो इलेक्ट्रॉन्स को ना एक ऑर्डर मिल जाता है कि अब आप लोगों को लाइन में ही चलना होगा, ठीक है। अब जैसे हमारे यहाँ पर लेंथ है, हमारी इतनी बड़ी लेंथ है, वायर की इतनी बड़ी लेंथ है, अब हमारे इलेक्ट्रॉन्स की आंखें तो होती नहीं है कि उनको दिखेगा कि नहीं यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन है, मुझे यहाँ से निकल के जाना है, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन है, मुझे यहाँ से निकल के जाना है। तो इलेक्ट्रॉन्स के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो वो एक दूसरे से कोलाइड कर करके टकरा टकरा के यहाँ इस एंड तक पहुँचते हैं। यानी इनके जो टकराव होता है ना, इसमें भी बहुत सारा टाइम लगता होगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। यानी हमारे जो लेंथ होती है वायर की वो रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करती है। अगर मेरी इतनी लेंथ है और हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पर 5 ओम का है, अगर मैं इतनी ही लेंथ और लगा दूंगी तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए पाथवे और भी ज़्यादा बढ़ गया, यानी अब उनको और भी ज़्यादा कोलाइजन होगा और यहाँ पर यानी उनका और भी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो इसका मतलब है कि जैसे हमने लेंथ बढ़ाई अपने कंडक्टर की, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम से 10 ओम हो गया। यानी जैसी हमारी लेंथ बढ़ी रेजिस्टेंस बढ़ गया। अब जैसी हमारी लेंथ घटेगी रेजिस्टेंस घट जाएगा। इसी का मतलब होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। और जो हमारा एक इक्वेशन ये भी आती है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना अभी। ये वायर दिख रही है आपको, जूम वायर है ये जो है ना, ये जो डायमीटर आपको दिख रहा है ना ये सर्कल का, ये हमारा माना जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझे आप लोग, इसे हम मानेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखो ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है गाइस, कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं बताऊँ आपको कैसे कम होगा। अब देखो यहाँ पर हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं, इनको कोलाइड ये मूव कर रहे हैं, तो यानी इनके पास जगह कम है ना, इनके पास जगह कम है एक दूसरे से इधर निकल कर जाने की। अब आप देखो एग्जांपल ले लो, ये इतनी पतली सी रोड है, इस पे कार को भी चलना है, इस पे ट्रक को भी चलना है, इस पे बाइक को भी चलना है, इस पे साइकिल को भी चलना है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कंज्यूमिंग होगा या नहीं होगा? सभी एक साथ, सभी व्हीकल्स को एक साथ जाना है और सबके लिए ये अपनी अपनी जगह है कि सबको जल्दी भी जाना होता है आजकल। तो यहाँ पर ये जो रोड है यहाँ पर इसको टाइम कंज्यूमिंग बनाएगी ना। और अगर इतनी चौड़ी रोड होती है हमारी, समझो यहाँ पर ट्रक चल रहा है, यहाँ पे गाड़ी, यहाँ पर साइकिल, तो यार देखो यहाँ पर कितना सारा स्पेस अभी भी फ्री बचा है, लेकिन यहाँ पर इतना सा स्पेस बचा है ना, और यहाँ पर कोलिजन हो रहा है। तो इसी को ना आप इलेक्ट्रॉन्स के उसमें देखो, कम क्रॉस सेक्शन होगा तो बहुत ज़्यादा कोलिजन होगा हमारे इलेक्ट्रॉन्स का और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। यानी जैसे ही हमारा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा, यानी ज़्यादा उनको टाइम लगेगा यहाँ तक जाने में, और ज़्यादा वो अपनी एनर्जी को यहीं पर ही खुद से टकराने में कंज्यूम कर लेंगे। और जैसे हमारा क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, यानी इनको बहुत ज़्यादा जगह मिल गई इधर उधर जाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उनको इतनी सारी गैप मिल गई, तो यानी यहाँ पर क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उनको टाइम कम लगेगा। तो यही हमारे फैक्टर्स होते हैं। अब हमने दो हमने इक्वेशंस देखी कि जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द वायर, एंड जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अब हम इन दो इक्वेशन से एक इक्वेशन तैयार करेंगे। कौन सी इक्वेशन तैयार करेंगे, ये वाली। जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। और हम अभी तक जितने भी फार्मूले ड्राइव करते हुए आ रहे हैं दोस्तों, हमने उसमें एक अपना प्रोपोर्शनलिटी का साइन ज़रूर हटाया है ना। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हमेशा हटाते हुए आए हैं, तो इस बार भी हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। इसको रिमूव करने के लिए हम क्या लगाएंगे, एक रो का साइन लगाएंगे, जिसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल, रेजिस्टिविटी कहते हैं हम इसको, ठीक है। तो हमारा ये यहाँ पर एक न्यू फार्मूला तैयार हुआ रेजिस्टेंस का, कि रेजिस्टिविटी इनटू में लेंथ ऑफ द वायर अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा होता है एक न्यू फार्मूला तैयार। रेजिस्टेंस का हमने एक फार्मूला और देखा था, V अपॉन में I, ठीक है। और एक फार्मूला हमारा रेजिस्टेंस का ये है, जब हमको लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड रेजिस्टिविटी गिवन होगी किसी भी क्वेश्चन में, तो हम एक तरीके से रेजिस्टेंस ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है गाइस हमारी रेजिस्टिविटी की। आपके लिए एक न्यू टॉपिक है, यहाँ पर एक न्यू वर्ड आया हमारा, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है गाइस, बाय डेफिनेशन आप ज़रा देखिए, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 मीटर ऑफ लेंथ ऑफ अ वायर ऑफ अ मटीरियल हैविंग एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। रेजिस्टिविटी क्या होता है, एक रेजिस्टेंस ही होता है। रेजिस्टिविटी क्या होता है, एक रेजिस्टेंस ही होता है जो ऑफर किया जाता है 1 मीटर की लेंथ। ये हमारी है वायर, इसकी लेंथ है 1 मीटर और इसका क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि एरिया है तो मीटर स्क्वायर में होगा और लेंथ है तो ओनली मीटर में होगी। तो एक अगर 1 मीटर की वायर है और वो 1 मीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया को प्रोवाइड करती है, तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगा ना, उसको ही हम रेजिस्टिविटी कहेंगे, ठीक है। एक बार और गाइस, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 मीटर लेंथ ऑफ अ वायर ऑफ अ मटीरियल हैविंग एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। किसी भी वायर में 1 मीटर वायर जो हमारी 1 मीटर की वायर होती है और वो 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको देती है, तो इस वायर के अंदर जो हमारा रेजिस्टेंस माना जाएगा ना, उसको हम रेजिस्टिविटी कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी। उसको हम रेजिस्टेंस ना कह के उसको हम रेजिस्टिविटी कहेंगे, ठीक है गाइस। अगर मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताऊँ ना, ये तो बाय डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि रेजिस्टिविटी होती क्या है। अगर मैं अपने लैंग्वेज में बताऊँ ना, तो रेजिस्टिविटी एक ऐसी देखो, हमने पढ़ा कि हम किसी भी चीज़ में अगर एकदम तेज़ी से करंट ना जाए, एकदम तेज़ी से उसमें लाइट ना जाए, इसलिए हम जो है हम अपने रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं कि यहाँ पर है ना, अगर एकदम यहाँ पर एकदम से करंट जा रहा है और हमारे यहाँ पर एप्लायंसेस लग रहा है कोई भी, तो वो एकदम फ्यूज़ हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पर रेजिस्टेंस का यूज़ कर रहे हैं कि वो थोड़ा करंट जो है वो धीरे धीरे जाए लेकिन पूरा जाए, ठीक है। तो ये था हमारा एकदम रेजिस्टेंस कि मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिया। लेकिन ये जो वायर लगी है ना, इसमें ये जो वायर लगी है, ज़रूरी नहीं है कि हमको हमेशा रेजिस्टेंस लगाने की ज़रूरत हो। अगर हम कोई ऐसी वायर यूज़ कर रहे हैं कि जिससे हमको उतना रेजिस्टेंस मिल रहा है जितना हमें इस रेजिस्टर से चाहिए, तो हम उस वायर को भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि रेजिस्टिविटी ना एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो नेचुरली हमारे कंडक्टर्स के पास अपनी एक रेजिस्ट करने की एक कैपेसिटी होती है ना। क्योंकि कोई भी मटेरियल है वो किसी ना किसी हद तक तो रेजिस्ट करता ही है। ज़रूरी नहीं है कि जो एक कंडक्टर है वो पूरी तरीके से लाइट इधर से उधर करता हो। काफ़ी सारे ऐसे कंडक्टर्स हैं भी जो लाइट को पूरी तरीके से फ्लो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंडक्टर्स हैं, कुछ उनके ऐसे रेजिस्टेंस है वो प्रोवाइड कराते हैं कि वो
पूरी तरीके से करंट को फ्लो ना करे। तो ये जो रेजिस्टिविटी होती है ना, ये एक तरह से अपना पर्सनल रेजिस्टेंस मान सकते हो आप अपने किसी भी वायर का, यानी कंडक्टर का पर्सनल रेजिस्टेंस के नाम से भी इसका आप थोड़ा दिमाग में रख सकते हो। सो गाइज, ये तो था मेरा तरीका कि मैंने इसको किस तरह समझा अपने दिमाग में फिट करने के लिए। आप लोगों को इसको जिससे भी कोरिलेट करना है और इससे और भी ज़्यादा डीपली पढ़ना है तो आप इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। सो फिलहाल मैंने आपको बताया कि रेजिस्टिविटी होती क्या है। रेजिस्टिविटी की जो ऐसा यूनिट होती है वो हमारी होती है ओम मीटर, ठीक है। रेजिस्टिविटी की जो ऐसा यूनिट है हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से। हमने P को इधर रहने दिया, P को अगर हम इधर रहने देंगे तो R इंटू ए अपॉन में L हमारा एक फॉर्मूला बनेगा रेजिस्टिविटी का। कैसे बनेगा मैं आपको ज़रा बताती हूँ। R इज इक्वल टू P L अपॉन ए। इस P को हमने ये देखो, ये हमारा क्या है लेंथ, मल्टीप्लाई में है तो इधर नीचे डिवाइड में चला जाएगा R अपॉन L, और ये ऊपर ये हमारा क्या है यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डिवाइड में है तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये हमारी R इंटू ए अपॉन L हमारी रह जाएगी रेजिस्टिविटी। हमको रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालना है तो मैंने इन दोनों को इस साइड ले आई मैं, ठीक है। तो हमारा एक न्यू फार्मूला आया। अब मैं इससे इसके ऐसा यूनिट कैसे निकालूँ, देखो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है गाइस, ओम होती है। एरिया की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। और लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। तो 1 मीटर, यहाँ पर 2 मीटर हमें गिवन है, यहाँ पे 1, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट हो गया, यहाँ पे हमारा बचा ओम मीटर। तो ओम मीटर हमारी क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी की, ठीक है। तो अब यहाँ पे गाइस हमारा टॉपिक ख़त्म होता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है। अब हमारे यहाँ पर टॉपिक आता है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। आप सभी को वैसे बहुत अच्छे से पता होगा कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर वही होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, है ना, जिनके पास अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसी का अपोजिट मैं ले लूँ इंसुलेटर, जिनके पास अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, है ना। और हमारे आते हैं एलॉयज़। एलॉयज़ क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं हमारे मेटल्स के, ठीक है। तो अगर ये होते हैं हमारे एलॉयज़, इस पर भी मेरी सेपरेट वीडियो है गई तो आप उसको जाकर देख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो हमको पता चल गया कंडक्टर्स क्या होते हैं, एलॉयज़ क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। इन सब की ना गाइस अपनी अपनी रेंज होती है रेजिस्टेंस की। जो हमारे कंडक्टर हैं उनकी जो रेजिस्टेंस की जो रेंज होती है वो होती है 10 की पावर -8 ओम टू 10 की पावर -6 ओम, जो कि बहुत कम रेजिस्टेंस की वो होती है। यानी जो हमारे कंडक्टर होते हैं वो बहुत कम रेजिस्ट करते हैं। और हमने पढ़ा था कि V इज इक्वल टू आई आर, है ना, हमने एक ये पढ़ा था। तो R का फॉर्मूला हमारा क्या निकला था, V अपॉन आई। तो R बढ़ेगा तो I घटेगा और R घटेगा तो I बढ़ेगा, यानी जितना कम रेजिस्टेंस होगा हमारे कंडक्टर में उतना ही ज़्यादा करंट हमारा फ्लो होने वाला है। और हमारे एलॉयज़ आते हैं। एलॉयज़ में क्या होता है, हमारे जो रेजिस्टेंस होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा होता है हमारे इसमें। रेजिस्टेंस मतलब मीडियम में रेजिस्टेंस होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। और जो हमारा करंट फ्लो होता है वो एज़ कम्पेयर टू कंडक्टर्स थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है तो थोड़ा करंट डिक्रीज़ हो जाएगा। इंसुलेटर्स क्या होता है, जिनमें रेजिस्टेंस जो होता है ना बहुत ज़्यादा हाई होता है, बिल्कुल हाई रेजिस्टेंस। अगर हाई रेजिस्टेंस होगा तो करंट कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा, है ना। ये हम सबको पता है, इन सबको चीज़ों का रिलेशन हमने निकाला था इससे, ओम्स लॉ से। तो यही होते हैं हमारे कंडक्टर्स, एलॉयज़ एंड इंसुलेटर। सो गाइस, हमारा एक टॉपिक था एनसीईआरटी में, एक टॉपिक है कि एलॉयज़ को है ना हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए बहुत यूज़ करते हैं। एलॉयज़ को हम ऐसा क्यों यूज़ करते हैं गाइस, क्योंकि एलॉयज़ जो है ना ऑक्सीडाइज नहीं होते, वो हाई टेम्परेचर होने पर भी, जो हमारे एलॉयज़ होते हैं हाई टेम्परेचर होने पर भी ऑक्सीडाइज नहीं होते। इसीलिए हम एलॉयज़ को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। हीटिंग इफेक्ट में जैसे टोस्टर बना लिया हमने, आयरन बनाई, आयरन यानी जो हम प्रेस वगैरह करते हैं वो बनाया, गीज़र्स हो गए, हीटर्स हो गए, इन सब में हम किसका यूज़ करते हैं, एलॉयज़ में, क्योंकि वो जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होते इन
हाई टेम्परेचर या एट हाई टेम्परेचर पे वो जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होते। ऑक्सीडाइज मतलब बर्न नहीं होते, जलते नहीं हैं, ठीक है। और होता है हमारा जो टंगस्टन होता है, हमारा एक एनसीईआरटी का ही पार्ट है कि टंगस्टन को हम बल्ब फिलामेंट पे क्यों यूज़ करते हैं। आपको पता है क्या? अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। एंड मैं अगर आपको आपकी नॉलेज के लिए बताऊँ तो जो हमारा टंगस्टन है उसमें हमारे जो है टंगस्टन को बल्ब में हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो हमारा टंगस्टन है ना उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट उसका बहुत हाई होता है क्योंकि टंगस्टन हमारा क्या वर्क करता है, टंगस्टन हमें हीटिंग इफेक्ट ही देता है, हीटिंग के साथ साथ वो लाइट इफेक्ट भी देता है, तभी तो वो बल्ब में यूज़ होता है, तभी तो हम बल्ब जलाते हैं तो पूरे रूम में हमारे रोशनी हो जाती है। तो टंगस्टन का जो है हमारा मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है क्योंकि और इस मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है तो वो जलता भी है, जलता है तो वो मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से वो ब्रेक नहीं होता, इसीलिए जो हमारे बल्ब है उसमें टंगस्टन को हम यूज़ करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में यानी गाइस ट्रांसमिशन लाइन में हम यूज़ करते हैं अपने कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स को। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि गाइस ये जो हमारे कॉपर एंड एल्यूमिनियम है ना इनकी जो रेजिस्टिविटी है ना यानी रेजिस्टेंस जो इनका बहुत लो है वो कंडक्टर्स में आते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं जिनका जो रेजिस्टेंस है काफ़ी लो है, जिस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट को फ्लो करने में हेल्प करते हैं। सो गाइज़ ये थी मेरी वीडियो पूरे रेजिस्टेंस पे डिटेल्ड टॉपिक की। एनसीईआरटी के सारे टॉपिक को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। और गाइस अगर आपको किसी भी तरह की मेरी इस वीडियो में कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। सो गाइस इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।